सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ दर्शकों, नवरात्र चल रहे हैं और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं हमारा नमस्कार एमपी। और सबसे पहले जानते हैं आज की तिथि। तो दर्शकों, आज तारीख है 28 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है आज। तो दर्शकों, ये है आज की तिथि और अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, यानी नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ध्यान करते हैं माँ चंद्रघंटा का। आइए देखते हैं ये प्रस्तुति। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का महत्व है। देवी की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, साथ ही वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माता के स्वरूप की बात करें तो माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इनके करकमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ हैं और युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर युद्ध करके देवराज इंद्र से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष उपस्थित हुए और महिषासुर के अत्याचार की गाथा सुनकर क्रोधित हुए। उनके क्रोध से तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे देवी अवतरित हुई। शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र दिया, देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार दी और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया। मां की पूजन से आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन को सफल बनाएं। नवरात्रि की मंगल कामनाएं। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि आज माँ चंद्रघंटा का दिन है और इस दिन अगर आप माँ की आराधना करते हैं तो आपको विनम्रता, निर्भयता, वीरता और सभ्यता और सौम्यता मिलती है माँ के आशीर्वाद के रूप में। तो चलिए, ये थी आज की तिथि। और माँ के अध्ययन के बाद, मतलब माँ का जो हमने ध्यान किया, उसके बाद हम आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और जानते हैं आज का इतिहास। तो दर्शकों, आज तारीख 28 सितंबर है और जैसे कि 1838 में बहादुर शाह जफ़र भारत में मुग़लों के अंतिम सम्राट थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद आज ही के दिन सिंहासन संभाला था। 1950 में इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60वां सदस्य आज ही के दिन बना था। 1958 में फ्रांस ने संविधान आज ही के दिन लागू किया था और 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष शटल अटलांटिक रूसिक अंतरिक्ष केंद्र मीर से जुड़ा था। 2004 में विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा था, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और 2015 में इसरो द्वारा खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसेट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में PSLV द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया था। और यह सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला उपग्रह था। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन बड़ा ख़ास है, क्योंकि आज जन्मे लोग भी बड़े ख़ास हैं। तो उनका भी मैं आपके सामने परिचय देना चाहूँगी। 1885 में श्री नारायण चतुर्वेदी हिंदी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 1939 में राजेंद्र मल लोढ़ा जी थे, जो भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश थे। और 1929 में हमारी स्वर्गीय लता मंगेशकर, जो कि हमारे देश की स्वर कोकिला कही जाती हैं, आज उनका भी
जन्मदिन है। और इसी के साथ हमारे अभिनव बिंद्रा जो कि 1982 में पैदा हुए थे, उनका भी आज जन्मदिन है, जो कि प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है। साथ ही साथ और एक विशेष दिन आज ये है कि आज 28 सितंबर है और आज हमारे शहीद भगत सिंह जी की जयंती है। आज उनका जन्मदिन है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 1907 में नौजवानों के लिए अपनी ज़िंदगी को उन्होंने मिसाल बनाने वाले भगत सिंह का आज हम जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं आज और देखते हैं ये वीडियो। मिट्टी से वतन की खुशबू फैलाने वाले भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके दोनों छोटे भाई सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के कारण लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। बालक भगत सिंह का जन्म परिवार में शुभ संदेश लेकर आया और उनके जन्म के तीसरे ही दिन उनके पिता जौर चाचा जमानत पर छूटकर घर आ गए। इस भाग्यशाली बालक का नाम उनकी दादी ने भागा वाला अर्थात अच्छे भाग्य वाला रखा और इसी से वे आगे चलकर भगत सिंह कहलाने लगे। स्वातंत्र्य वीरों के परिवार में जन्म लेने के कारण भगत सिंह को देशभक्ति और स्वतंत्रता का पाठ बचपन में ही पढ़ने को मिला था। भगत सिंह और उनके साथी जेल में फांसी दिए जाने वाले कैदियों की कोठरी में रखे गए थे। भगत सिंह का मानना था कि उन्हें फांसी मिलना ही देश के हित में होगा। इससे देश के लोगों को एक सबक मिलेगा जिससे लोग आजादी के लिए और भी ज्यादा कोशिशें करेंगे। अंत में ब्रिटिश अदालत के नाटक का अंत 7 अक्टूबर 1930 को षड्यंत्र के प्रमुख सदस्यों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा देकर हुआ। एक ओर सारा देश इस फैसले से आक्रोशित था, वहीं भगत सिंह एकदम शांत और निर्विकार बने हुए थे। 23 मार्च 1931 का वो मनहूस दिन भी आ गया जब इन वीरों को फांसी दी जानी थी। फांसी के तख्ते पर बीच में भगत सिंह, दाहिनी ओर राजगुरु और बाएं सुखदेव खड़े हुए और गरजती आवाज में नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत के स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न दृष्टा अमर शहीद भगत सिंह का आदर्श हम सभी देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र। तो दर्शकों, आज भगत सिंह जी की जयंती है। शहीद भगत सिंह का आज दिवस है, जयंती, उनका जन्म दिवस है। तो हमारे मध्य प्रदेश, दूरदर्शन मध्य प्रदेश की पूरी टीम की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज के जो बात है उस पर खास पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज का मुद्दा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और आज जैसा कि दर्शकों इतिहास की बात करें तो आज विश्व रेबीज़ डे भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन एक मुद्दा ही है हमारे आज के कार्यक्रम का, तो हम इस पर विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज अहिरवार जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब हमने अभी चर्चा शुरू की है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो रेबीज़ है उसका वायरस क्या होता है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। तो रेबीज़ जो बीमारी होती है एक विषाणु जनित या वायरस इन्फेक्टेड बीमारी है, जो कि लाइसा वायरस और ये एक रेफ्डोविरिडी फैमिली का एक जो सदस्य है, जो वायरस है, उसके द्वारा होती है। और ये किसी भी इन्फेक्टेड रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने से या उसकी लार के संक्रमण से उत्पन्न होता है। जी, तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से वायरस होता है और क्या कारण होते हैं रेबीज़ होने के। रेबीज़ होने का मुख्य कारण है कि जब भी कोई संक्रमित पशु हो या आदमी हो या कोई भी जो कि स्वस्थ पशु को काटता है, तो काटने से क्या होता है कि उसके जो लार में वायरस होता है या विषाणु होता है, तो ये क्या होता है कि जो संक्रमित पशु से
जो कि स्वस्थ पशु है उसमें स्थानांतरित हो जाता है, और ये जो अपनी तंत्रिकाएं हैं नर्व एंडिंग्स के माध्यम से चलकर अपने दिमाग और तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता है, और वहाँ पे ये जनरेट मतलब मल्टीप्लिकेशन करता है, ये अपनी संख्या बढ़ाता है जी और जब ये पूरी तरह से शरीर में फैल जाता है फिर अपने लक्षण उत्पन्न करता है। जी। तो मतलब बहुत ही जो लक्षण है बहुत साधारण है, अगर आप समझें तो मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर आप इनको समय रहते परिचित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी से बच सकते हैं। जी। तो जो रेबीज़ का जो वायरस है वो कैसे प्रभावित करता है शरीर को? रेबीज का वायरस जो है, जैसे कि जब भी कोई डॉग, कैट या कोई जैसे कि फॉक्स, जैकॉल और भी खरगोश है या बैम्प्स हैं, या अगर हमें किसी स्वस्थ मनुष्य को या स्वस्थ पशु को काटते हैं तो वो जो विषाणु होता है वो घाव के माध्यम से जो समीपस्थ तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके माध्यम से चल के दिमाग पर पहुंचता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर पूरे शरीर में फैल जाता है। जी। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब अगर जो वायरस है, मतलब अगर किसी जानवर ने काटा है या घाव बन गया है तो कितने जल्दी उपचार करना चाहिए? सर्वप्रथम तो जहाँ पे भी जिस स्वस्थ पशु को या हमें किसी संक्रमित पशु ने काटा है तो उस स्थान पर हमें सबसे पहले तो उस स्थान को पानी से धोना चाहिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक रनिंग टैप वाटर में किसी नल के नीचे, और उसके बाद फिर हम उसको जो कि सैनिटाइज़र है या साबुन है उससे अच्छी तरह से 2 से 3 बार उसको धो लें और उसके बाद फिर सैनिटाइज कर लें। ये तो हो गया बाह्य उपचार या बाह्य रोकथाम के लिए हमारा प्रयास, लेकिन हमें सर्वप्रथम तो जब भी हम किसी ऐसे अननोन या कि ये कहिए कि अनाधिकृत पशु के काटने से संपर्क में कुछ आता है तो हमें तुरंत ही टीकाकरण करवाना चाहिए, और इसका जो टीकाकरण है वो भी पूरा कराना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस जब ये जो डॉग है या कैट हमको काटते हैं और ये जो वायरस जिस अंग में काटता है वहाँ से लेके हमारे दिमाग या तंत्रिका तंत्र तक पहुँचने में जितना समय लगता है उस समय तक हमें इसकी रोकथाम टीकाकरण के द्वारा कर लेनी चाहिए। अगर ये वायरस एक बार दिमाग तक पहुंच गया और उसने संक्रमित कर दिया तो लगभग 100% जानलेवा बीमारी है ये। जी। तो जैसा आपने बताया, इसके लक्षण क्या क्या समझ में आते हैं? अगर शुरुआती लक्षण देखें तो रेबीज़ हो रहा है या होने वाला है, उसके क्या शुरुआती जो लक्षण हैं वो प्रतीत होते हैं? जैसे कि जब भी मनुष्य हो या पशु हो, जब भी किसी रेबीज से संक्रमित पशु के द्वारा काटा जाता है, संपर्क में आने से लक्षण ये कहिए कि 0 दिन से लेके 10 दिन या 3 महीने तक लक्षण आते हैं। वो निर्भर करता है कि कितने ज़्यादा मात्रा में वायरस से संक्रमित हुए हैं और वो हिस्सा जहाँ पे पशु ने काटा है वो दिमाग के कितना निकट है। मान के चलिए कि अगर हमको पैर में काटता है तो शायद 2 महीने लग जाएं, और अगर हमें कान में या नाक में या चेहरे पर काटा है तो हो सकता हो कि 10 दिन में वो लक्षण हमें दिखने लगेंगे। जी। तो इन लक्षणों का ये लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है फ्यूरियस फॉर्म और एक होता है डम्ब फॉर्म या पैरालिटिक फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म में तो ये होता है कि वो जब भी पशु संक्रमित हो जाता है पूरी तरह से तो वो एकदम से हाइपर एक्साइटेशन दिखाएगा, इरिटेबिलिटी दिखाएगा। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पत्ते या कुछ भी जो चलती हुई चलायमान वस्तु है उसको वो काटने का प्रयास करेगा, उसको चाहे रस्सी हो या कुछ भी अनाधिकृत वस्तुओं को काटेगा, चाटेगा, दौड़ेगा एमलेसली, और अंत में ये कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर सलाइवा निकलेगा और आँखों से आंसू निकलेगा और खाना पीना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जी। जैसे कि आपने बताया कि अगर जानवर काटता है तो क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, लेकिन अगर जानवर काटता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर भी विशेष ध्यान दें, आप बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि जब भी कोई हमारे मतलब पशु या मानव जाति के जो भी लोग हैं अगर किसी संक्रमित पशु के द्वारा काटने से या अन्य किसी माध्यम से रेबीज वायरस के संपर्क में आते हैं तो सर्वप्रथम तो उनको ये है कि जब भी वो तो जैसे कि हमारे कुछ गांव में या अभी भी कुछ लोगों में भ्रांति है कि हल्दी चूना लगा लेने से वो वायरस मर जाता है या मिर्ची लगा देने से, तो इस प्रकार कुछ भी नहीं करना चाहिए।
दूसरा है कि हमें इसमें डिले तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमको संक्रमण हुआ या डॉग बाइट हुआ है या कोई भी पशु ने काटा है तो जितने जल्दी हो सके उसको हमें प्राथमिक टीकाकरण करा लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे कि पहले बताया कि इसमें जो काटने का हिस्सा दिमाग के जितने निकट होगा उसके रोग के फैलने की संभावना भी उतनी ज़्यादा होती है। जी जी। अगर मान के चलिए कि हमने वैक्सीन या टीकाकरण नहीं कराया तो ये मान के चलिए कि 100% प्रभावित होने की संभावना है, और अगर एक बार इस रोग से प्रभावित हो गए तो मृत्यु निश्चित है। जी, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो जाए आप चिकित्सक से सलाह लें, और उसके बाद ही कोई घरेलू उपचार तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कुछ भ्रम भी होते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग हल्दी मिर्च भी लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। तो आप चिकित्सक के पास जितना जल्दी पहुँचेंगे उतनी जान आपकी बचने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी, या जो भी पेशेंट होगा उसके लिए सुरक्षित होगा। तो अब मुझे ये बताइए कि 72 घंटे के जो काटने का एक समय तय किया गया है, उसमें उस बीच में किस तरह से ध्यान रखें, उस इन बिटवीन क्या करना चाहिए? इस इन बिटवीन सर्वप्रथम मैंने बताया कि जैसे ही हम एक्सपोज्ड होते हैं तो हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सर्वप्रथम हमको जो भी सैनिटाइजर है, सोप है, उससे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पहले तो हमें 5-7 मिनट उसको रनिंग टैप वाटर में जो जिस अंग में काटा गया उसको धोना है, क्योंकि ये जो विषाणु होता है, वायरस होता है, बहुत डेलिकेट होता है, हल्का होता है कि रनिंग टैप वाटर से भी टूट सकता है। और अगर हम कोई अच्छा सैनिटाइजर उपयोग करके 2-3 बार धो लें तो लोकली उस विषाणु के या वायरस के खत्म होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दूसरा प्रयास हमको ये करना चाहिए कि हमको जितने जल्दी हो सके, क्योंकि काटने के बाद से उपचार के घंटे कहते हैं गोल्डन आवर्स कहलाते हैं, कि हम 2 से 4 घंटे और 6 घंटे के अंतराल में अगर हम प्राथमिक टीकाकरण करवा लेते हैं, इम्यूनाइजेशन करवा लेते हैं, तो ये वायरस किसी भी प्रकार से हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर हमने इसमें लापरवाही की, 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे तक का इंतजार किया, तो हो सकता है कि ये वायरस अपना प्रभाव दिखा दे और हम टीकाकरण कराएं, तब भी टीकाकरण अप्रभावी रहे और कहीं ना कहीं वो उस पेशेंट की मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए इसमें समय की लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करना है। विदिन 6 आवर 6 घंटे के भीतर ही हमको टीकाकरण करवाना है। और अगर डॉग बाइट होती है या कुछ भी एक्सपोज होते हैं तो उसी आधार पे एंटीबायोटिक और दर्दनाशक दवाएं ले लेनी चाहिए, बिल्कुल चिकित्सक की सलाह जी। से। जैसा कि रेबीज़ मोस्टली ये बताया जाता है डॉक्टर साहब कि ये डॉग के बाइट करने से होता है, लेकिन कोई और भी जानवर होते हैं जिनके काटने से रेबीज़ हो सकता है? देखिए कि जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, या ये कहिए कि जो हम देखते हैं अधिकतर पशु हमारे आसपास, या जंगली जानवर जैसे कि डॉग है, कैट है, मंकी है, फॉक्स, जैकॉल, बैट, रैबिट, ये लगभग इवन, और ये कहिए कि इन पशुओं से संक्रमित जो भी पशु, मान के चलिए कि किसी डॉग ने किसी गाय को काट लिया, तो अब वो गाय अगर वैक्सीनेट नहीं हुई है, मतलब वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गई। अब वो किसी भी मनुष्य को काटे या किसी अन्य पशु को काटे तो वो संक्रमण का स्रोत हो गया और उससे भी रेबीज बराबर फैल सकता है। इसका टीका कैसे लगाया जाता है और कब लगवाना चाहिए इसका टीका? इसका जो टीका होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस या वैक्सीनेशन, जैसे कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं या जो वाइल्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क्स में काम करते हैं, या वेटनेरियंस हैं, या नगर निगम के कर्मी हैं, जिनको कि ज़्यादातर प्रबल संभावनाएं रहती हैं कि जो डॉग्स के ऐसे जानवरों के संपर्क में रहते हैं, उनको हर साल एक बार लगा लेना चाहिए। ये मतलब अपना इम्यूनाइजेशन के तौर पे, कि अगर इनकेस हमको कोई डॉग बाइट होती है या किसी हम संक्रमित जानवर से प्रभावित होते हैं तो हम बचे रहेंगे। ये होगा ये कहिए इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन, प्रोफाइलैक्टिक। लेकिन पोस्ट बाइट होता है जो कि संक्रमित होने के बाद या काटने के बाद होता है, तो वो कम से कम 5 से 6 टीके हमको लगवाना चाहिए। उनका जो प्रोटोकॉल होता है, एक तो 0 दिवस, और दूसरा होता है 3 दिवस पर, तीसरे दिवस पर, तीसरा होता है 7वें दिवस पर, चौथा होता है 14वें दिन पर, 5वां 30वें दिन और 6वां
90 दिन के अंतराल में ये हमें पूरा ये 6 वैक्सीन का सेट है जिसे हम पोस्ट बाइट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कहते हैं, ये हमको कराना चाहिए। जी, तो दर्शकों, हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो भी लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हो तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं, और फ़ोन लाइन्स हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, जैसे कि 26640049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, वो 180023300040। इस पर कॉल करके आप अपने प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो टीकाकरण है वो कब लगवाना चाहिए, अगर घर में आपके डॉग है तो उसको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? जी, एक दर्शक है हमारे, महेंद्र पटेल जी हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, दमोह से। जी बोलें। जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जैसे ये डॉग काट लेते हैं और गांव के जो लोग देहात के लोग हैं, गांव भाग के, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते, तो सर इसके क्या दुष्परिणाम बाद में देखने को मिलते हैं? जी, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि हमारे भारत में ये आप जानते होंगे भ्रांतियां ज़्यादा हैं। डॉग रेबीज से प्रति वर्ष विश्व में 59,000 लोग मरते हैं, जिसमें से 36% मौतें यानी कि 20,000 मौतें रेबीज से केवल हमारे भारत में होती हैं। और ये उन्हीं भ्रांतियों का परिणाम है कि या तो टीकाकरण नहीं करवाना, या झाड़ फूंक करवाना, या हल्दी चूना लगा लेना। इसी वजह से हमारे भारत में कुल विश्व की कम से कम 1/3 मौतें होती हैं, जो कि इसी लापरवाही का परिणाम है। जी। जैसा कि अब जो उपाय हैं वो आप बता रहे थे कि इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, ताकि जो हमारे घर के डॉग्स हैं, क्योंकि उनको बाहर घुमाने भी। जी, एक और हमारे कॉलर हैं भोपाल से, प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी 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 जी, गुड आफ्टरनून मैडम। जी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। मैं डॉक्टर, एक बात से मेरा प्रश्न है जी, कि रेबीज जो होती है जनरली डॉग बाइट के उससे होती है, तो ये कैसे पता चलेगा? डॉग बाइट तो कई लोगों को होता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रेबीज का इन्फेक्शन है? दूसरा देखिए, मेरा यह है कि जनरली रेबीज के केस में हाइड्रोफोबिया डेवलप होता है, यानी पानी से डर लगता है, जी। तो ऐसा क्यों हो? देखिए, इसके मैं पहले तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि जब भी हमें रेबीज मतलब कोई डॉग या कैट काटता है, तो क्या होता है कि जो एक हेल्दी डॉग हो या कैट हो या कोई भी जानवर हो जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, वो सामान्यतः नहीं काटते। कोई डॉग आपको तभी काटेगा जब उसको आप बहुत परेशान करेंगे, मारेंगे, या उसको ये लगेगा कि आप उसके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ये मैं एक स्वस्थ डॉग के बारे में बता रहा हूँ कि सामान्यतः स्वस्थ डॉग आपको तब तक नहीं काटेगा जब तक कि आप उसके लिए हानि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जो रेबिड डॉग होगा, कैट होगा, या कोई भी ऐसा जानवर होगा जो कि रेबीज से संक्रमित हुआ होगा, तो वो निश्चित तौर पे किसी को भी काट सकता है। वो लाइव ऑब्जेक्ट को भी काट सकता है, किसी डेड ऑब्जेक्ट को भी काट सकता है, क्योंकि उसको जब वो रेबीज से प्रभावित हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्साइटेशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है। इरिटेशन इतना ज़्यादा होता है कि उसको लगता है कि मैं कुछ भी काट लूँ, किसी को भी मतलब नुकसान करूँ। ऐसी उसकी मेंटेलिटी या टेम्परामेंट हो जाता है। और आपने चूंकि जो दूसरा सवाल क्या पूछा, जी, पानी से भी हाइड्रोफोबिया। आपने हाइड्रोफोबिया क्या होता है कि जब भी इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है एक्साइटेटरी फॉर्म जैसे कि और दूसरी होती है डम्ब फॉर्म या पैरालिटिक फॉर्म। तो जब सेकंड स्टेज होती है डम्ब फॉर्म या पैरालिटिक फॉर्म, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जॉ मसल्स हैं, जिसे जबड़ा कहते हैं हम, जबड़े की जितनी मांसपेशियां हैं और गले की मांसपेशियां, उनमें सब में पैरालिसिस हो जाती है। तो जिसकी वजह से अगर जानवर या आदमी पानी भी पीना चाहे तो उसको बहुत अत्यधिक मात्रा में तीव्र दर्द होता है, जिसकी वजह से वो डरता है। क्योंकि वो प्रयास तो करता है सामान्यतः पानी पीने के लिए, प्रयास करता है कि मैं पानी पीऊँ, लेकिन जब भी वो प्रयास करता है तो उसके बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो उससे दूर हट जाता है। जी प्रदीप जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर आई थिंक मिल गया होगा। एक और कॉलर हैं सर हमारे, भालचंद्र जी हैं, साहू गंज बासोदा मध्य प्रदेश से। जी भालचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी सुन पा रहे हैं आप हमें? बोलें। हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते।
हाँ मैडम, ये कह रहे हैं डॉग कार्ड लेता है किसी व्यक्ति के लिए, जी तो हाँ सुन रहे हैं मैडम, सुन रहे हैं, लाइन पर बना हूँ। जी हाँ मैडम, ये पूछ रहे हैं डॉग अगर किसी व्यक्ति को काट लेता हो, अगर वो काटने के बाद किसी माने पशु को काट लेता है तो उससे इंफेक्शन हो सकता है। जी, मतलब अगर कोई जो संक्रमित जो जानवर है अगर किसी दूसरे जानवर को काट लेता है तो क्या वो जो दूसरा जानवर है वो संक्रमित हो सकता है? बिल्कुल 100% संक्रमित हो सकता है। मान के चलिए कि अगर एक आपके मोहल्ले में एक पशु है या डॉग है, वो अगर किसी से संक्रमित हुआ है और उसने जितने भी इंसानों को काटा है या जितने अन्य पशुओं को काटा है, वो सबको संक्रमण हो सकता है। अगर आपने उन काटे हुए पशुओं का टीकाकरण नहीं करवाया है तो वो जो पागल या संक्रमित पशु है वो जिन जिन को भी काटेगा सबको संक्रमण होने की 100% संभावनाएं हैं, अगर वैक्सीन नहीं कराया तो। और अगर वैक्सीन करा लिया, हमने टीकाकरण करा लिया, तो शायद हम इस रोग की चेन को तोड़ सकते हैं। जी, क्योंकि ये स्थिति बड़ी गंभीर है, जैसा कि आपने बताया कि रेबीज़ जो है एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी, इससे हमें डरना नहीं है लेकिन इससे बचाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव ही आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसा हम देख ही रहे हैं कि आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है, तो आज जो सरकार की तरफ से कौन कौन सा जो लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों। हमारे पशुपालन विभाग द्वारा और जो कि नगर पालिका एवं नगर निगम विभाग के कोलैबोरेशन में कई जगह है, जैसे कि पशुओं का, डॉग का, पालतू पशुओं के जैसे कि डॉग है, कैट है या रैबिट्स हैं, इनमें टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरा, इनके मतलब रख रखाव के संबंध में या उनको जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि रेबीज मैंने जैसे कि बताया कि बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु होती है और लगभग 59,000 मौतें होती हैं, जो कि वर्ल्ड WHO के आंकड़े हैं, उसमें से 20,000 केवल हमारे भारत में होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है हमको जन जागरूकता की, कि अगर हम अपने समाज में एक जागरूकता लाते हैं कि रेबीज बेशक एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर हम इसमें सही समय पर सही टीकाकरण और उपचार करते हैं तो हम इससे बिल्कुल स्वस्थ होकर बच सकते हैं। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं खुद लगभग 2 बार ऐसे रेबीज पशुओं के संक्रमण के संपर्क में आ चुका हूँ, लेकिन मैंने तुरंत टीकाकरण 6 जो वैक्सीन प्रोटोकॉल होता है, पूरा प्रोटोकॉल पूरा करने से मैं अभी आपके सामने स्वस्थ हूँ। जी, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ आपने जानकारी दी। चलते चलते आज रेबीज़ दिवस है, जैसा कि विश्व रेबीज़ दिवस है, तो उसके साथ साथ में आपके जो संदेश के माध्यम से लोगों को कुछ आप मार्गदर्शन दें जिससे कि उनको ये रेबीज़ की बीमारी से बचाव हो सके, अगर कुछ शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो वो बचा सके अपने आप को। सर्वप्रथम तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे आसपास जो भी बेसहारा कहिए या लावारिस पशु कहिए, डॉग कहिए, वो सभी रेबीज से प्रभावित नहीं होते हैं। उनको आप शरण दें, आश्रय दें, उनको अगर सही समय पे आप थोड़ा सा भी खाना पीना देंगे तो वो आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग बाइट की घटनाएं होती हैं, या तो बेचारे भूखे होते हैं या प्यासे होते हैं या किसी हमारे ही मानव समुदाय के लोगों द्वारा बहुत बुरी तरह से अगर सताए जाएं, मारे जाएं, पीटे जाएं, तब वो काटने की घटनाएं बढ़ती हैं। दूसरी बात कि हमें इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए कि यह बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन टीकाकरण से हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरा, मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति या समाज या परिवेश का एक हिस्सा होते हैं, डॉग कैट, उनको आप एक सहारा दीजिए और उनका टीकाकरण करवाइए, जो कि बहुत महंगा नहीं होता है, बहुत ही कम दरों पर शासकीय पशु चिकित्सालयों में टीकाकरण की व्यवस्था होती है। और दूसरी बात कि अगर हम इनकी अपने जो डॉग हैं या कैट हैं अपने आसपास परिवेश में, उनका बधियाकरण कहिए या उनका बच्चादानी का ऑपरेशन करा के, तो हम उनकी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम रेबीज जो रोग के संक्रमण की संभावना है वो बहुत कम कर पाएंगे, साथ ही हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को विश्व रेबीज़ दिवस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने बातचीत की विश्व रेबीज़ दिवस पर और हमें मनोज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी लोग इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो दर्शकों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
और मिलते हैं तुरंत ब्रेक के बाद। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सरोठिया। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने रेबीज़ पर बातचीत की और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के मेहमान में हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं एक प्रशिक्षित गायिका श्रीमती रुचि श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज लता मंगेशकर जी का जन्म दिवस भी है, तो उसकी भी आज बहुत बड़ा उपलक्ष्य है आज हमारे बीच में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत की आपने गाने की? सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दूरदर्शन के माध्यम से आपने मुझे ये मौका दिया। आज हमारी स्वरों की देवी, जो धरती पे स्वरों की देवी रही हैं, उनके जन्मदिन पर मुझे डेडिकेट करने के लिए यहाँ बुलाया। तो जैसा कि आपने पूछा कि मेरी प्रारंभिक संगीत की शिक्षा कहाँ से हुई, तो वो मेरी मदर, मेरी मम्मी श्रीमती बीना श्रीवास्तव, उनको ही मैंने देखा है बड़े होते हुए, सीखते हुए। उन्होंने शादी के बाद ही अपनी शिक्षा प्राप्त करी, तो उनको सुनते ही किया मैंने। और एक जीन्स में डेवलप हो जाता है, माँ में जो चीज़ होती है वो बच्चे में आती है। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना इसको भी कुछ ट्रेनिंग दी जाए। तो प्रयाग संगीत समिति से पहले मैंने प्रभाकर का क्लासिकल ट्रेनिंग लिया हिंदुस्तानी संगीत में। और उसके बाद जब मैं और बड़ी हुई तो भातखंडे संगीत विद्यालय है, यूनिवर्सिटी हो गया है अब तो, लखनऊ में। तो वहाँ से मैंने विशारद की डिग्री प्राप्त करी और इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। फिर आकाशवाणी, दूरदर्शन, लखनऊ। बेसिकली आई बिलोंग टू लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आज, जैसा कि लता मंगेशकर जी का जन्मदिवस है और आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा इंदौर में आज शैलेंद्र जी को पुरस्कृत किया जा रहा है लता मंगेशकर सम्मान से। तो इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संस्कृति विभाग के डायरेक्टर श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और वो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। तो चलिए उनको कॉल लगाते हैं। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ हैं संस्कृति विभाग के डायरेक्टर श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी सर, सुमिता सरोठिया बोल रही थी। जी बताइए जी। सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा कि आज लता मंगेशकर जी की जयंती है, आज उनको जन्मदिवस है उनका, और आज हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है, यानी लता मंगेशकर सम्मान भी दिया जा रहा है। तो बताएं हमारे दर्शकों को इसके महत्व के बारे में। हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी इंदौर से संबंधित रहे हैं
और उनके जो गायन वगैरह के लिए जो है मध्य प्रदेश शासन राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करता है। इस बार जो है 3 वर्षों के सम्मान दिए जा रहे हैं, जिसमें वर्ष 2019 के लिए 5 गायन में शैलेंद्र सिंह मुंबई जो कि बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं, उनको दिया जा रहा है। वर्ष 2030 संगीत निर्देशन के लिए आनंद मिलिंद उनको दिया जा रहा है। और वर्ष 2021 ताश गायन के क्षेत्र में कुमार सानू इनको लता अलंकरण दिया जा रहा है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से लता जी को पूरे कार्यक्रम में, मध्य प्रदेश की जो हमारी भोपाल की टीम है दूरदर्शन की, उसकी पूरी टीम की तरफ से लता जी को श्रद्धांजलि। तो कार्यक्रम में जैसा कि मैं आगे बढ़ती हूँ और जैसा कि हमारे साथ रुचि जी हैं। रुचि जी, आपने जो शुरुआत की गाने की, तो आप शिक्षा भी अभी दे रही हैं, कहीं आप पढ़ा भी रही हैं? नहीं, संगीत की शिक्षा नहीं दे रहे हैं अभी। मैं IISER है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च, तो वहाँ पे मैं एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन हूँ। और साइड बाय साइड मैं अपने इस हुनर जो ईश्वर ने दिया है, मेरी मम्मी ने दिया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें मैं कितना न्याय कर पा रही हूँ वो आप लोग ही बताते हैं। तो हमारे दर्शकों को अभी आप सबसे पहले प्रस्तुति कौन सी देना चाहेंगी? देखिए, सभी जानते हैं कि जैसे आजकल नवरात्रि चल रही है, स्टार्ट हुई है और आज तृतीया तिथि है, तो शुरुआत में मैं एक देवी गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी आपकी आज्ञा से। जी बिल्कुल। मैया चलो देना पार हमारे अंगना, मैया चलो देना बार हमारे अंगना, परे चरण तोहार हमारे अंगना, मैया चलो देना बार। हो मैया तुलसी का चौरा हमारे अंगना, मैया तुलसी का चौरा हमारे अंगना, मैया फर हरे दियना हमारे अंगना, मैया करो जीवनार हमारे अंगना, मैया करो जीवनार हमारे अंगना, मैया चलो देना बार। जी, कहा जाता है कि जो लता मंगेशकर हैं वो सुर साम्राज्ञी तो थी ही, साथ में उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से संगीत की शिक्षा ली और कार्य करना शुरू किया, और उन्होंने बहुत एक समझदारी से खुद तो संगीत किया ही और साथ साथ अपने भाई बहनों को भी इसी फील्ड में उन्होंने अग्रसर किया, और बहुत एक अभूतपूर्ण जो योगदान है हमारे भारत देश के लिए वो देकर गई हैं, और एक रत्नों में से एक हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे देश की स्वर कोकिला थी। तो अब मैं कार्यक्रम में और आपसे आगे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने शिक्षा पूरी की, तो हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होता है, एक मोटिवेटर होता है। आपके जीवन में कौन रहा है? सबसे बड़ी गुरु तो मेरी मदर ही रही हैं मेरे जीवन के शुरुआत के पलों में, श्रीमती बीना श्रीवास्तव। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हमारे गुरु लेले सर रहे हैं उस वक्त विशारद के समय। और जब से मैं भोपाल आ गई 2009 में मैंने यहाँ आई अपने जॉब के कारण, तो यहाँ पे शरबत हुसैन सर से मैंने गज़ल की शिक्षा प्राप्त करी। फिर उसके बाद अभी सलीम अल्लाह वाले सर हैं और रफ़ीक अल्लाह वाले सर हैं, इनसे मैं निरंतर प्रयास में हूँ कि प्रशिक्षण चलता रहे। हमारी जो भी जॉब सीखने की जो कला है वो अपने अंदर होती है, तो आप बहुत कुछ अच्छा सीख जाते हैं। मतलब जो उम्र होती है ज्ञान की, वो कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं। तो क्या अनुभव रहे आपको संगीत के क्षेत्र में, कैसा अनुभव आया अभी तक जो आपकी यात्रा रही?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि चाहे ज़िंदगी में आपके लाख अड़चनें हों, कितने भी टेंशन हो, अगर आप एक गाना गुनगुना लेते हैं तो आपकी दिन भर की सारी थकान चली जाती है। और मेरे लिए तो संगीत इस तरह से है कि अगर संगीत नहीं होगा तो मेरी शायद सांसें भी ना चलें, जॉब और बाकी सारी चीज़ें एक अलग हो जाती है, बट संगीत के बिना जैसे कोई जीवन नहीं है। बिल्कुल, जीवन संभव नहीं है। संगीत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे जीवन में। और अभी जैसा कि आज हमारे बीच में आज 28 सितंबर है और आज शहीद भगत सिंह की जयंती भी है, तो इसी विषय पर हमसे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं, हमारे फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं श्री कैलाश पंत जी हैं, आप हमसे बातचीत करेंगे। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैडम जी हेलो। हाँ एक कैलाश दूसरे नंबर पे कॉल लगाएंगे क्या? जी, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हम। मैडम इस पर नेटवर्क नहीं आएगा। जी हेलो जी, तो हम उनसे पुनः संपर्क करेंगे। तब तक मैं ये आपसे एक बहुत प्यारा सा कोई भजन हो या कुछ और आप लता जी का कुछ गाना गुनगुनाना चाहें हम दर्शकों के बीच में। जैसा कि लता जी सुरों की देवी रही हैं, तो उन्हीं की आवाज़ में मैं सरस्वती माँ को का आवाहन करना चाहूँगी। जी। माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुख हरिणी, जगत जननी ज्वालाओं की माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। आप उन्हें पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं अगर आप उनकी सही तरह से आराधना करते हैं, जैसा कि अपनी गीत के ज़रिए आपने परिलक्षित किया हम सभी के सामने। तो अब आप ये बताइए कि आपने शुरुआती शिक्षा की तो परिवार का आपको कितना सपोर्ट मिला? परिवार का मुझे शुरू से ही सपोर्ट रहा है, चाहे शादी के पहले हो तो मेरी मम्मी सारेगामा में हो, चाहे इंडियन आइडल हो, सारेगामा जब स्टार्ट हुआ था और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी से, सारेगामा में मैं गई थी मुंबई, और सोनू निगम थे उस टाइम, और सोनू निगम जी से मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ एज अ मेल सिंगर, तो ये मेरा सौभाग्य था। और क्लोज़अप अंताक्षरी में भी हुआ था मेरा सिलेक्शन। और अभी शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड भी, वो भी संगीत का बहुत शौक़ रखते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, उन्हें भी मुकेश के गाने बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ भोपाल में भी उनके साथ डुएट परफॉर्म करा। हालांकि बहुत शाई हैं वो, बट हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और बच्चे भी मेरे दोनों, उनके भी जीन्स में है ये चीज़, तो वो भी संगीत की शिक्षा आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, बट उनको भी बहुत अच्छा लगता है जी। एक बार फिर से कैलाश पंत जी आज हमारे शहीद भगत सिंह के दिवस पर अपनी महत्वपूर्ण बात हमसे रखना चाहते हैं। तो पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हेलो पंत जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं बना हुआ हूँ उस पर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि सर आज 28 सितंबर है और आज हमारे शहीद भगत सिंह की जयंती है, जो कि हमारे देश के लिए एक स्वतंत्रता में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मैं इस बात पर प्रसन्न हूँ कि देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे अवसर पर उन महान सेनानियों का भी स्मरण कर रहा है जिनके बलिदानों से देश को आज़ादी मिल पाई जी। और यह उन लोगों के बलिदान का ही परिणाम है जी कि हम आज स्वतंत्रता का स्वाद चख पा रहे हैं। मैं शहीद भगत सिंह ऐसे अनेक शहीद हुए, लेकिन उनको भगत सिंह जी को
शहीद आजम कहा गया। जी। इस शहीद आजम भगत सिंह ने देश के सामने सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया था। मनुष्य के जीवन में जीवन से बड़ी महत्वपूर्ण चीज कुछ नहीं होती, लेकिन उन्होंने मृत्यु का वरण किया, फांसी के लिए स्वयं ही साधन जुटाए और वह फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। इतना बड़ा आदर्श प्रस्तुत करने वाले भगत सिंह की हम याद कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे देश के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी उनको देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि देश की युवा पीढ़ी इस बलिदानों को भूलेगी नहीं, उनके जीवन चरित्र से देशभक्ति का पाठ सीखेगी और देश के लिए मर मिटने की भावना को संजो कर रखेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार जानने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है, कहीं ना कहीं वो एक पथ प्रदर्शक के तरह, मार्गदर्शक की तरह हम आज के नौजवानों को एक बहुत बड़ा संदेश देकर गए हैं कि जो देशभक्ति है वो अपने अंदर से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा लड़ते रहना चाहिए और सत्य का साथ देते रहना चाहिए, जो कि उन्होंने दिया है। और उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। ये थे उनके शब्द, और ये जो शब्द है कहीं ना कहीं हम सभी नौजवानों के बीच में होना चाहिए। और हमें अपने जीवन में जो आज़ादी का महत्व है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो आज़ादी आज दिलाई है, जहाँ आज हम बैठे हैं, उसको याद करते रहना चाहिए। भगत सिंह का परिवार किस स्थिति में है, कहाँ है, किस तरह से गुजर रहा है, हमें उनसे मिलना चाहिए, उनके लिए मदद करना चाहिए और उनके लिए सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। तो हम हमारे पूरे कार्यक्रम में नमस्कार एमपी की टीम की तरफ से शहीद भगत सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे हैं, आज लता मंगेशकर जी का भी जन्म दिवस है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो हम आपसे चर्चा कर ही रहे हैं, तो आपके गाने के बारे में हमने अभी बात की। अब लता जी का कोई बहुत ही सुंदर सा गाना जो यहाँ का जो वातावरण है उसको और अच्छा बना दे, कुछ ऐसा गाना सुनाया। जैसा कि आप अभी शहीद दिवस के बारे में चर्चा कर रही थी, तो लता जी का बहुचर्चित जो गीत है, जो कभी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी में इस गीत के बिना अधूरा रहता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी सुनाए। बहुत ही अद्भुत ये गाना, कहीं ना कहीं लता जी ने जो स्वर अपने इसमें दिए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं जैसे जीवंत हैं ये शब्द। इनमें कहीं ना कहीं हम अभी भी उनकी जो आवाज़ है, उनको आपके ज़रिए जो आपने भी गाकर हम सभी को सुनाया, कहीं ना कहीं वो महसूस हो रहा है हम सभी को। और जैसा कि शहीद भगत सिंह जी का आज जन्म दिवस है, तो ये गाना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक समर्पित गाना माना जाएगा। और कहीं ना कहीं हमें श्रद्धांजलि स्वरूप आपने ये गाना सुनाया, हमारे दर्शकों को सुनाया। धन्यवाद बहुत बहुत। आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आपने अपने अनुभव के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रही थी, तो किस तरह से मैनेज करते हैं दोनों के बीच में संगीत और घर की कहानी और परिवार की कहानी, और जो प्रोफेशनली आप काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सभी चीज़ें? देखिए, बीइंग अ फीमेल, आप भी जानती हैं, आप भी वर्किंग हैं, कि गृहिणी चाहे घर में रहे या बाहर जा कर के काम करे, जब घर में आती है तो वो घर के पूरे कार्य जो भी रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, बच्चों के लिए खाना बनाना, खाना है कि नहीं है, भले आप मेड भी रख लो, फिर भी आपको देखना ही पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, कि मेरे ऑफिस जाने के बाद जब बच्चे आएंगे तो उन्हें खाना मिलना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं सहयोग पतियों का भी रहता ही है। बिना आपस में जो गाड़ी के दो पहिए हैं, उनके बिना सहयोग के गाड़ी नहीं चलती है। तो इस प्रकार से चलता है। और फिर जब कुछ चीज़ें इनकलकेट हो जाती हैं, आपका वो रूटीन सेट हो जाता है, और जो आपका पैशन है तो वो साइड नहीं हो पाता है। वो पैशन को आप छोड़ नहीं सकते कभी, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में बना रहना चाहिए, और सबका सहयोग अगर होता है तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है। आप हमारे, जैसा कि नवरात्र चल ही रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को एक छोटा सा भजन सुना दें तो बहुत अच्छा होगा। एक और देवी गीत सुनाना चाहूँगी। खोलो के
महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। खोलो की बड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। खोलो की बड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल और गंगा का पानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। खोलो की बड़िया महारानी, मैं आई बड़ी दूर से भवानी। जय हो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को आपने इतने अच्छे भजन और अपने देशभक्ति गीत सुनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में की, आज हमारे नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा को भी हमने आज याद किया और हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन था, आज हमने उनको भी याद किया। आज शहीद भगत सिंह जी का भी आज जयंती जन्मोत्सव था, उनको भी हमने याद किया। यानी तीनों ही दिन हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष बिंदु रहे। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।